अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सकलैन जमल और आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑफ एडी एमओडी। मेरा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है आई थिंक 8 जनवरी को हो गया था और कह लेंगे हमें 8 से 9 दिन ही मिले थे सिर्फ और सिर्फ इसकी प्रिपरेशन के लिए। तो आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप उसका स्क्रीनिंग टेस्ट दे के आ चुके हैं और आपको बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आप पास हो जाएंगे, तो उसके बाद से ही आपने अपने डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए तैयारी शुरू कर देनी है, क्योंकि उसके लिए टाइम बहुत ज़्यादा नहीं मिलता, थोड़ा सा टाइम मिलता है। उस टाइम के अंदर आप थोड़े बहुत करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं वगैरह वगैरह, तो आपका जो इंग्लिश एसे है वो भी प्रिपेयर होना चाहिए और आपकी राइटिंग स्किल जो है या फिर राइटिंग की जो प्रैक्टिस है वो चलती रहनी चाहिए ताकि आपका पेन रुके ना। तो आज के वीडियो में हम लोग एक तो वो पेपर डिस्कस करेंगे जो कि मैं दे के आया था जनवरी 8 को आई थिंक हुआ था, और उसके अलावा हम ये देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें वेरी करती हैं। लाइक एडी एफआईए के डिस्क्रिप्टिव में भी मैंने आपको बताया था मोडेलिटीज़ क्या है, कि उसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है आपने, किस तरह से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसी तरह हम आज इसको भी एनालाइज करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। वी हैव टू पेपर्स हैं जी इसमें। एडी एमओडी का जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट था, इससे पहले मुझे एक दोस्त ने बताया था कि उनका सिर्फ एक ही टेस्ट हुआ था। ठीक है जी। लाइक करंट अफेयर्स और इंग्लिश ऐसे जो है, इनको मिला के सिर्फ और सिर्फ एक ही टेस्ट हुआ था और दैट वाज प्रीटी मच इट। तो वो आई थिंक वो भी उनका 2 घंटे का था या 3 घंटे का था, और उसमें एक शॉर्ट ऐसे लिखना था और 2 दिन जो है वो सवाल थे करंट अफेयर्स के। तो उसने मुझे यही कहा था, मेरा दोस्त है वो एक तहसीलदार है एक्चुअली, तो उसने मुझे यही कहा था कि जो बंदा ऐसे लिख लेता है सही प्रॉपर या फिर ऑप्टिमम लेंथ का, और उसके अलावा बाकी सारे क्वेश्चन जो हैं वो अटेम्प्ट किए होते हैं सही से 3 3 4 4 पेजेस पे, वो बंदा पास हो जाता है। इस चीज़ की गारंटी है। तो मैं अपने जहन में यही बना के गया था, एंड गिवन द फैक्ट कि उसने मुझे ये भी बताया कि वो जो वहाँ पे शीट आपको मिलेगी वो 16 से 17 लाइन्स मैक्सिमम होंगी, विच इज़ ऑलमोस्ट 2/3 या फिर 2/3 से भी शायद कम बनती है ऑफ सीएसएस शीट। तो आप बड़ी इजीली पेजेस फिल कर सकते हैं। तो जस्ट क्वेश्चन जो है सारे अटेम्प्ट करके आने हैं। मैं इसी माइंडसेट के साथ गया था, लेकिन जब वहाँ हम पहुँचे तो बल्कि जब हमारी डेट शीट आई थी तो उन्होंने बताया था जी कि आपका पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा। पेपर 1 सुबह के टाइम, पेपर 2 शाम के टाइम। और पेपर 1 के बारे में भी मुझे ये था कि इसमें प्रेसी और करंट अफेयर्स होंगे, जबकि पेपर 2 में ऐसे होगा, लेकिन वो उल्टा हो गया काम। खैर उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। पेपर 1 के बारे में आते हैं, जो कि है इंग्लिश ऐसे का हमारा जो हुआ था। एंड इसमें 3 टॉपिक्स गिवन थे और टाइम हमारे पास था 3 आवर्स का, बिल्कुल सीएसएस वाला पैटर्न। ठीक है। लेकिन फ़र्क कहाँ पे आया? फ़र्क यहाँ पे आया था कि सिर्फ 3 पैटर्न, सीएसएस में आपको 10 टॉपिक्स दिए जाते हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 टॉपिक्स थे। पहला टॉपिक था जी डेमोक्रेसी एज अ कल्चर रादर देन अ प्रोसेस, पास पेपर्स में से आया हुआ है। हायर एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट, ये भी आई थिंक पास पेपर्स में से है, अगर नहीं भी है तो फिर भी इस टॉपिक को हम अक्सर डिस्कस करते होते हैं कि स्किल डेवलपमेंट ज़रूरी है या फिर हायर एजुकेशन क्या चीज़। ठीक है जी। हर एक का अपना लिखने का स्टाइल है। और तीसरा टॉपिक है जी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑगमेंटिंग ह्यूमन कंफर्ट और इंक्रीजिंग ह्यूमन मिजरी। तो ये 3 टॉपिक्स है जी। मैंने ये तीसरे वाला किया था, मुझे ये मज़े का लगा था। उसकी एक रीज़न ये भी है कि डेमोक्रेसी का कल्चर आता था ना, प्रोसेस ऑलरेडी आ चुका था, तो मैंने इसको कभी भी अटेम्प्ट नहीं किया कि ये पास पेपर का है। और डेमोक्रेसी के ऊपर इतने सारे टॉपिक्स आ चुके हैं कि अब ये वाला टॉपिक नहीं आएगा, अब बहुत ज़्यादा एनालिटिकल या एडवांस्ड टॉपिक्स आ सकते हैं। तो थर्ड टॉपिक्स जो है इस पे मैंने किया था कि और मेरा स्टांस यही था कि उसने ह्यूमन कंफर्ट जो है उसको ऑगमेंट किया है, लेकिन कुछ ना कुछ फ्लॉज हैं जिनको हमें वीड आउट करना चाहिए ताकि वो हमें मिजरी की तरफ ना ले जाए। तो अच्छा ऐसे लिखा गया था 3 घंटे में। मैंने पूरा भी कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। कह लें कि 19 से 20 आर्ग्यूमेंट्स थे टोटल जो मेरे पॉइंट्स थे, और इट वाज अराउंड 2300 वर्ड्स ऑफ ऐसे, विच इज़ प्रीटी गुड कंसिडरिंग द क्वालिटी। अगर मैं सिर्फ क्वालिटी को ना देखूँ, जस्ट वैसे ही सफ़े भरने हैं, तो फिर शायद मैं 250 वर्ड्स भी लिख सकता हूँ। तो क्वालिटी को मेंटेन रखना है आपने। ऐसा नहीं करना कि आप क्वालिटी को मेंटेन किए बगैर या फिर अपनी राइटिंग को रिवाइज किए बगैर वैसे ही उठ जाएँ और आप 3000 वर्ड्स लिख के आ जाएँ, तो उसमें गलतियाँ होंगी और वो आपको फेल करवा सकती हैं। चलें जी, पेपर 2 पे आते हैं। इसमें थी जी एक प्रेसी थी और 3 क्वेश्चंस थे। प्रेसी जो है वो उसके तकरीबन 275 वर्ड्स थे, और जो क्वेश्चंस थे 3 क्वेश्चन हमने करने थे 4 में से। ठीक है जी। और
टाइम जो है इसका भी 3 घंटे था। ये दूसरा पेपर है जी हमारे पास सब, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 3 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करने हैं और एक प्रेसी करनी है। तो प्रेसी में ही आपको 40-50 मिनट जब लग जाते हैं तो फिर बाकी के 3 जो क्वेश्चन हैं वो भी थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया कि मैं किसी चीज़ को बाद में कर लूँ और किसी को पहले कर लूँ। मैंने जिस पैटर्न में आते हैं मैं उसी तरह उसको लेके चलता हूँ। तो मैंने पहले प्रेसी को ही स्टार्ट किया था और उसी को किया था, और उसके बाद तीनों क्वेश्चन मैंने बारी बारी किए थे। 4 में से 3 क्वेश्चन हमने करने थे। अब देखिए क्वेश्चन कौन कौन से थे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव पाकिस्तान इज आउट ऑफ एफएटीएफ, इसके पोटेंशियल बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है जी। एक तो ये था। दूसरा था क्लाइमेट चेंज एज अ ग्लोबल थ्रेट इन जनरल एंड स्पेसिफिक थ्रेट या स्पेसिफिकली फॉर पाकिस्तान, दूसरा क्वेश्चन ये था। तीसरा है जी यूएस चाइना राइवलरी अ न्यू कोल्ड वॉर और कोऑपरेशन, ये अच्छा क्वेश्चन था। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉलिटिकल पोलराइजेशन इन पाकिस्तान एंड इट्स इम्पैक्ट्स ऑन डेवलपमेंट। तो इन 4 में से मैंने ये लास्ट तीनों क्वेश्चन किए थे। ऊपर वाला एफएटीएफ वाला मैं कर तो सकता था, उसमें ट्रेड आपकी इंक्रीज होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वगैरह वगैरह, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, रेटिंग आपकी इंप्रूव होती है, सारा कुछ है। बट स्टिल आई डिड नॉट फील वेरी कंफर्टेबल इन इट कि मैंने एफएटीएफ वाला टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा रिवाइज नहीं था किया। तो मैंने क्लाइमेट चेंज को किया जी जनरल और स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में, वेरी इजी क्वेश्चन। इसी तरह यूएस चाइना राइवलरी है, उसके अंदर ट्रेड वॉर और सारी वॉर ऑफ वर्ड्स और कोरोना वायरस के अंदर जो इल्ज़ाम लगाए गए एक दूसरे के ऊपर, वो तो थे ही थे। उसके बाद जो है ना याद कीजिए, आई थिंक G20 की समिट हुई थी बाली में, जहाँ पे जो बाइडन और शी जिनपिंग मिले थे। तो उसके अंदर उन्होंने कहा था जी कि हम कोऑपरेट करने जा रहे हैं, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ अमेरिका जो है वो उधर आएगा, चाइना के बंदे से भी मिलेगा, और फिर वो फ्रेमवर्क डिस्कस करेंगे, फ्यूचर जो पाथ है उसके बारे में डिस्कशन वगैरह होंगी। तो उसके बारे में यही कहा था कि जी कोल्ड वॉर नहीं है। उन्होंने एक रिन्यूड स्पिरिट हमें दिया है कि हम अब कोऑपरेट करने जा रहे हैं, कोई मसला नहीं, पुरानी गलतियों को भूल जाएंगे, या फिर मतलब कि ना हम बीच का दरमियानी रास्ता निकाल रहे हैं, ठीक है जी। और लास्ट वी है पॉलिटिकल पोलराइजेशन इन पाकिस्तान एंड इट्स इम्पैक्ट्स ऑन डेवलपमेंट। ये एक अच्छा टॉपिक था, अगर आपने इसको प्रिपेयर किया हुआ। पॉलिटिकल पोलराइजेशन आपको पता ही है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चल रही है। टेक आउट्स क्या है मेरे पास इस पूरे जो टेस्ट है इसके अंदर से, टेक आउट्स क्या है, क्या मैं नतीजे अखज़ कर सकता हूँ जी। गेट टू वर्क ASAP, वी गॉट ओनली 4 days 8 days बिफोर द एग्ज़ाम। 31 दिसंबर को आई थिंक रिजल्ट आया था जी, कैल न्यू ईयर्स ईव को। नो शॉर्ट ऑफ सेम पेपर पैटर्न, मैंने आपको पहले बता दिया कि पेपर पैटर्न सेम नहीं है, मुझे कोई और पेपर पैटर्न बताया गया था, हमारी दफ़ा कोई और आया है। आपको इस डिफरेंस को या फिर इस वेरिएशन को जहन में रख के प्रिपरेशन करनी है, किसी भी टाइप का आ सकता है। टाइम ऑफ पेपर कैन बी वेरिएबल। अच्छा इसमें जो है करंट अफेयर्स, अब ये एक इतनी बड़ी डोमेन है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, ठीक है जी। करंट अफेयर्स जो लोग CSS में प्रिपेयर करते हैं वो शायद इसको इजीली कर सकते हैं, अदरवाइज जो लोग वन पेपर वगैरह वाले हैं उनके लिए मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप फ़ौरन स्क्रीनिंग टेस्ट देने के फ़ौरन बाद जो है करंट अफेयर्स की तरफ शुरू हो जाया करें, और एक हफ्ते में एक ऐसे भी लिख लिया करें, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, पूरी दुनिया के आपने कवर करने होते हैं, पाकिस्तान के भी कवर करने हैं। सो दोनों कॉन्टेक्स्ट में जब आपने कवर करने हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा काम बन जाता है। अगर आपकी पहले स्टडी नहीं है या आपको कॉन्सेप्ट या नॉलेज नहीं है तो फिर आप इसमें फंस सकते हैं, आप एट द एंड ऑफ द डे आपका शायद पेपर अच्छा ना हो। ठीक हो गया जी। टाइम ऑफ पेपर कैन बी वेरिएबल, पहला पेपर जो था वो 2 घंटे का था, इस दफ़ा हमें उन्होंने सिर्फ 3-3 घंटे के 2 पेपर दिए, तो वेरी कर सकता है। एग्जाम शीट्स कैन ऑल्सो वेरी, एग्जाम में जो मुझे बताया गया था कि 16-17 लाइनों वाली शीट है, वो नहीं थी, उससे थोड़ी सी बड़ी थी। आई वुड से कि उसके 20 या 20-22 के अराउंड लाइन्स थी उस शीट के ऊपर, विच वॉज प्रीटी गुड। और वैसे शीट का जो मटेरियल है वो अच्छा था, ठीक है जी। और लाइनें लगी हुई थी, दोनों साइडों में बॉर्डर है, आपने बस उसी के अंदर लिखते जाना है, कोई आपने लाइन जो है नहीं लगानी। हाँ ये था कि मैंने जब पेपर अटेम्प्ट किया था करंट अफेयर्स वाला, तो उसमें मेरा हर एक क्वेश्चन के अंदर डायग्राम या फिर फ्लो चार्ट वगैरह जो है वो लाजमी था, ठीक है जी। कुछ भी नहीं है तो वो 6-7 इस तरह के टेंटिकल्स निकाल के इफेक्ट्स वगैरह पे, या फिर कॉजेज होगी, या फिर कंट्रीज अफेक्टेड वगैरह जो है, इस तरह का कुछ भी मैंने बनाना था, मैं बना के आता हूँ। वो मेरी पेपर प्रेजेंटेशन है। एक अगर आपको पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में नहीं पता तो एक पेपर प्रेजेंटेशन का लिंक मैं ट्राई करूँगा कि ऊपर आपको करंट अफेयर्स में मिल जाए, ऊपर के आई के बटन में मिल जाए, उसमें करंट अफेयर्स के एक पेपर, एक जो सैम्पल पेपर है मैंने वो शेयर किया हुआ है, तो आप उससे देख सकते हैं।
नो एक्स्ट्रा शीट फॉर रफ वर्क करने के लिए आपको एक्स्ट्रा शीट नहीं दी जाएगी। आपने जो भी करना है उसी एक शीट के ऊपर करना है, एंड के ऊपर कर लें, और रफ वर्क उसके ऊपर बस एक पेज पे होना चाहिए। बाकी जो है सारी की सारी शीट आपकी नीट ही होगी। ये नहीं है कि आप अलहदा से रफ वर्क के लिए शीट लेके उसके ऊपर लिखें और वो कर ले दें, या फिर उसको अलहदा से फेंक दें। नहीं, नीट शीट के लिए या नीट वर्क के लिए आपको शीट ज़रूर मिलेगी। ठीक है जी। तो ये था जी एडी एम ओ डी का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का मेरा एक्सपीरियंस। आई होप दैट यू फाइंड इट हेल्पफुल, और इसमें कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिल गई कि कब तैयारी करनी है, किस तरह से करनी है। मेरी तैयारी जो है, अगर मैं वो आपको बताऊं तो पेपर वन जो है एसए का, इसमें मेरे पास मैंने ऑलमोस्ट 50+ एसेस की आउटलाइंस और इंट्रोडक्शंस लिखे हुए हैं, जो मेरी अपनी प्रैक्टिस है पिछले 4-5 साल में। तो मैं उनको रिवाइज करता हूँ, उनके ऊपर ज़ाहिर मार्किंग हुई हुई है काफ़ी सारी, कुछ टीचर्स ने चेक किया हुआ है, तो वो भी मैं देख लेता हूँ कि यार ये वाली ये गलतियाँ मैंने नहीं करनी। तो एक तो वो 40-50 जो आउटलाइंस है मैं उनको पढ़ता हूँ। दूसरा मेरे पास मेरे अपने नोट्स हैं जो कि मैंने बनाए हुए हैं इंग्लिश एस्से के, तो मैं उनको रिवाइज करके जाता हूँ जब भी मैंने एस्से का पेपर देना हो। साथ साथ मेरा नॉलेज ऐड ऑन होता रहता है थ्रू न्यूज़पेपर या फिर थ्रू न्यू रीडिंग्स जो भी मैं करता हूँ। लेकिन ये चीज़ें एटलीस्ट मैं करके जाता हूँ। दूसरा जो पेपर है प्रेसी मेरा ऑलवेज एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह कभी प्रेसी का पेपर फेल नहीं हुआ, और प्रेसी में इजीली कर लेता हूँ। इनफैक्ट देयर वाज वन टाइम कि मैं एक दोस्त के साथ गया, एंड आई वाज आस्क्ड कि तुम मुझे सामने प्रेसी करके दिखाओ, मेरे सामने बैठ के कैफे में बैठ के। तो आई वाज डूइंग प्रेसी एंड आई वाज लाफिंग। उसने मुझसे पूछा कि प्रेसी करते हुए हंसता कौन है। तो ये भी होता है कि क्योंकि मैं इसको थोड़ा लाइट लेके करता हूँ, लोग बहुत ज़्यादा इसके बारे में हाइप क्रिएट कर देते हैं। मेरी जो अपनी स्ट्रेटजी है दैट हैज़ ऑलवेज बीन वर्किंग फॉर मी, एंड आई फाइंड इट वेरी इजी। चले, और जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं इनको मैंने कैसे प्रिपेयर किया जी। मेरे अगेन कश्मीर इशू पे, सी पैक पे, पाकिस्तान अमेरिका रिलेशंस है, और इस तरह के कुछ और क्वेश्चन है। मैंने एक छोटा सा अपना रजिस्टर बनाया हुआ है करंट अफेयर्स का, उधर से मैंने रिवाइज किया है। उसके अलावा एक 2-3 जो वर्ल्ड टाइम्स के मैगजीन थे उससे प्रीवियस मंथ्स के, मैंने उनमें से करंट अफेयर्स जो है कवर किए जो मेरे नहीं थे। फॉर एग्जांपल जो इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट है वो भी आ सकता है, यमन वाला आ सकता है, या सीरिया वाला आ सकता था। तो वर्ल्ड टाइम्स का मैगजीन जो है उस वक्त मेरे लिए हेल्पफुल था। उसके अलावा ऑनलाइन जो है वो पीडीएफ कंपाइल्ड होते हैं जिनमें इंटरनेशनल न्यूज़ वगैरह जो है वो उन्होंने उसके उनके ऊपर आर्टिकल्स जो हैं वो कंपाइल करके दिए होते हैं, तो मैंने वो भी पढ़े थे। सो दिस वाज ऑल अबाउट माय प्रेपरेशन, और अल्हम्दुलिल्लाह आई क्वालिफाइड इट। नंबर तो नहीं पता चलते इसमें, लेकिन मेरा पेपर काफ़ी अच्छा हुआ था, पेपर ऐसे वाला भी और पेपर टू भी। तो आई वाज वेरी मच होपफुल, और अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज एबल टू क्रैक इट। तो मज़ीद वीडियोस के लिए जुड़े रहिए आप। अगर आपको चाहिए वीडियो उसके ऊपर क्या उसको कहते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट के ऊपर, तो साइकोमेट्रिक का जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, और मैं पोस्ट तभी करूंगा जब आप लोग लाइक्स और कमेंट्स का टारगेट पूरा करेंगे, जो कि है 100 लाइक्स और 100 कमेंट्स का। कर दें यार, कुछ नहीं होता। खैर है, आप लोग अच्छे बच्चे हैं, मुझे पता है कि आप लोग चैनल शेयर भी करते हैं अपने दोस्तों के साथ। मज़ीद वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए इसी चैनल पे, एंड आई विल सी यू अराउंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।